Hello students, we are going to discuss a topic called efficient market hypothesis. ये टॉपिक जनवरी 21 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. ओके, ऐसा नहीं कि हमारे करिकुलम में ये टॉपिक पहले नहीं था, पहले भी था. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने किससे क्लासेस करी है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा है. लेकिन जनवरी के पहले एक ही सम था जो हम सब पढ़ रहे थे और पढ़ा भी रहे थे, और वो था रन्स टेस्ट का सम. ओके, आपके सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर के अंदर में रन्स टेस्ट का एक सम दिया हुआ है. मैं इस तरह से ऊपर ऊपर से बात नहीं करूंगी. पहले पूरा टॉपिक ये क्या है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो भी टेस्ट हैं रन्स टेस्ट के अलावा वो सारा अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अगर आप पेपर देखोगे, आईसीआई के जो पेपर्स आए हैं उसमें रन्स टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी पूछा है. उसके बाद जनवरी के पेपर में उन्होंने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी पूछा है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू कोर्स. ओके, बट थर्ड एंड फोर्थ रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज पे उन्होंने अब तक सम नहीं पूछा है, बट आने वाले पेपर में गाइस वो लोग पूछ सकते हैं. तो मैंने क्या किया है कि चारों टॉपिक पे मैंने एक एक सम सोल्यूशन के साथ लिया है, और आपको मैं फटाफट डिस्कस करा के ये टॉपिक खत्म कर दूंगी. क्योंकि अगर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट उनकी काइंड ऑफ एजेंडा के अंदर आया है तो रेसिडुअल और इवेंट स्टडीज नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते. ओके, दे आर नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो, आप आराम से तुरंत सीख जाओगे. लेकिन हाँ, एग्जाम के अंदर ये सम्स अगर आते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ लेंदी कैलकुलेशन. बाकी दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. So without wasting time, let's first discuss what is efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis has been propounded by Eugene Fama. He is a very renowned economist. उसका ये बोलना था that this market, मतलब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, they are informationally very efficient. मतलब कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यूज़ जो मार्केट में आती है वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व कर लेते हैं बेसिकली. ओके, एंड उसकी वजह से कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक एबनॉर्मल रिटर्न नहीं कमा पाएगा, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन प्राइसेस में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी होगी. और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है और आप ही एबनॉर्मल रिटर्न कमा पाओगे, तो ये थियोरी ये बोलती है कि ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. अपनी थियोरी को उसने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड वीक फॉर्म ऑफ ईएमएच. वीक फॉर्म ऑफ ईएमएच के अंदर यूजीन फार्मा सेज दैट, बेसिकली ही सेज दैट द टेक्निकल एनालिस्ट को वो रिजेक्ट कर देता है, रेफ्यूट कर देता है. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ दैट ही सेज दैट व्हाट इज द डेटा यूज्ड बाय अ टेक्निकल एनालिस्ट. अ टेक्निकल एनालिस्ट यूजेस द हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड द वॉल्यूम डेटा. तो उसका ये बोलना है कि जब ये इंफॉर्मेशन और डेटा सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट के पास में एक्सक्लूसिव लेवल पे अवेलेबल नहीं है, हम सब के पास अवेलेबल है, तो ऐसी क्या बात है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पे स्टॉक को बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, और हम रिटर्न नहीं कमा सकते और सिर्फ वो कमा सकते हैं. इस पॉइंट पे मेरा एक ये कहना होगा दैट डेटा में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है. लेकिन आई थिंक दैट यूजीन फार्मा इज अज्यूमिंग दैट all of us are capable of doing technical analysis and fundamental analysis. So as per the weak form of EMH, he rejects and refutes technical analyst. Semi strong form of EMH में he says that rather he rejects technical as well as fundamental analyst. वो ये बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिस्ट क्या डेटा यूज करता है, फाइनेंशियल्स यूज करते हैं, प्रोजेक्शंस यूज करते हैं. तो जितनी भी कंपनी मार्केट के अंदर में लिस्टेड होती हैं, अल्टीमेटली एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सारे के सारे फाइनेंशियल्स वहां ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और हम उसी डेटा को प्रोजेक्ट करके, एनालाइज करके स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और बाय सेल का इंफॉर्मेशन डिसिपिएट करते हैं मार्केट के अंदर में. तो अगेन ही सेज दैट सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन द मार्केट, देन what extra information they can extract that we cannot extract. कहने का मतलब है जो भी डेटा ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये डेटा सबके पास अवेलेबल होता है, तो वो लोग बहुत लंबे टाइम तक एबनॉर्मल रिटर्न नहीं कमा पाएंगे, लेकिन हाँ, नॉर्मल रिटर्न सब लोग कमा पाएंगे.
बहुत हद तक यूजिन फार्मा की बात गलत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप देखो जैसे कोविड के बारे में काइंड ऑफ डिक्लेयर हुआ कि इट इज़ अ पेंडेमिक, तो अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट लगभग 40 से 45% के जितना करेक्ट किया। तो डू यू मीन टू से कि अगर पेंडेमिक आया रातों रात ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बंद हो गई? बंद तो नहीं, वो ऑपरेट कर रही थी, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी सर्टेन नजर नहीं आ रहा था एंड एज इफ इट वॉज अ कैटास्ट्रॉफी, मतलब कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो वो इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइसेस ने इमीडिएटली काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करी और स्टॉक मार्केट आपका गिर गया। वरना स्टॉक्स को उस इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये बातें क्लियर होने लग गई दैट ओके सिविलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू एंड एंड देयर इज अ सर्वाइवल, स्टॉक मार्केट ने वापस उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर के धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ गया। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ गुड एग्जांपल वेर इन यू कैन अंडरस्टैंड दैट मार्केट में जो स्टॉक की प्राइसेस होती हैं वो सारे डेटा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है, बाकी के पास नहीं है, तो मैं ही पैसा कमा पाऊंगा या मैं ही पैसा कमा पाऊंगी, दूसरे नहीं कमा पाएंगे। थर्ड लेवल है वेरी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ ईएमएच। ये क्या बोलता है कि ही रिजेक्ट्स टेक्निकल, fundamental as well as insider traders also. यूजिन फार्मा सेज दैट कि इनसाइडर ट्रेडर भी एबनॉर्मल रिटर्न बहुत लंबे टाइम तक नहीं कमा सकता, क्योंकि सपोज करो कि मैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करती हूँ या कहीं पे मैं काम करती हूँ और मुझे किसी इनसाइडर ट्रेडर के बारे में पता है, तो उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो मैं क्लोजली फॉलो करती हूँ और कोई एक सेट ऑफ ग्रुप है मेरे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का या कोई भी जो मुझे फॉलो करता है, तो इवेंचुअली ये इन्फॉर्मेशन पूरे मार्केट को पता चल जाएगी एक न एक दिन और वो जिंदगी भर एबनॉर्मल रिटर्न नहीं कमा पाएगा। So this is like I have given you in very short actually what is efficient market hypothesis. Okay, तो ये जो तुम्हारी थियोरी प्रोपाउंड करी है यूजीन फार्मा ने, इसको टेस्ट करने के लिए ये सारे टेस्ट हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रन्स टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, रेसिडुअल एनालिसिस एंड इवेंट स्टडीज। ओके, तो रन्स टेस्ट तुम सब ने किया होगा एक्चुअली, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने रन्स टेस्ट नहीं पढ़ा होगा, राइट। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी तुमने पढ़ ही लिया होगा बिकॉज जैन में ऑलरेडी आया था, तो मैक्सिमम बच्चों ने अपडेट कर लिया होगा। लेकिन ये दोनों गाइस दे आर लाइक दे हैव नॉट बीन आस्क्ड इन द पेपर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन रेसिडुअल एनालिसिस एंड इवेंट स्टडीज। चिंता मत करो, मैं सारा लिख लिख के नहीं कराऊंगी। ओके, मैंने पूरा सम और सोल्यूशन के साथ रेडी किया है। क्विकली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो चारों के चारों, तो फटाफट तुम सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले सोची रन्स टेस्ट नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को आता है, लेकिन देन आई थॉट इट्स अ फुल पैकेज एक्चुअली, तो चारों एक साथ करके आई एक्सप्लेन यू एंड यू आर सॉर्टेड। द शीट वुड बी शेयर्ड ऑन द ड्राइव। आप बाद में जब भी आपका मन करे आप डाउनलोड करके सम्स और सोल्यूशंस प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज कह नहीं सकते एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना हमेशा अच्छा होगा। शुरू करूँ? तो सबसे पहले मैंने रन्स टेस्ट का क्वेश्चन लिया, मैं शुरू कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आई विल गो थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2011 इज गिवन बिलो। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे एक्सप्रेस के लेक्चर्स में बच्चों ने बोला कि मैम जैसे आपने एक्सप्रेस के लेक्चर्स में किया ना पीडीएफ के साथ में, आप वैसे ही करा दो, तो ठीक है वैसे ही करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स दिया हुआ है, ध्यान देना बहुत केयरफुली। ओके, सब में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन्स टेस्ट एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तुमको पता है ये 5% और 10% का मतलब क्या होता है कि जो बात हम बोलेंगे वो 95% सही है, लेकिन 5% का एरर हो सकता है। अगर 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलोगे तो क्या मतलब हुआ, जो हम बात बोलने वाले हैं, जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो 90% सही होगा, लेकिन 10% का एरर आ सकता है। और टी टेबल का तुमको डेटा दिया हुआ रहेगा। ओके, मैं तुमको बताऊंगी यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेटा है, टी टेबल है। ओके, और टी का 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और साथ में 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का तुमको डेटा दिया हुआ है। लेट मी लाइक डू द सम, मतलब मैं तुमसे डिस्कस करती हूँ सम एंड उसके बाद तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो गाइस तुमको क्या करना है, ये पूरे डेटा को देखो, यहाँ पे जो ऊपर था ना डेटा क्लोजिंग प्राइसेस वो पूरा लिखा हुआ है, और उसके बाद ये जो चेंज हुआ है लाइक 2800 था, उसके बाद ये 2780 हो गया। मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे गया तो माइनस की साइन आ गई।
उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो प्लस की साइन आ गई। मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग को तुमको कंपेयर करते जाना है। मतलब जो प्राइस ऊपर है उससे कंपेयर करके तुम साइंस लिखोगे। और उसके बाद देखो ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए ना सारे, कैन यू सी द ब्रैकेट्स, कि माइनस का साइन आया और उसके बाद ये सारे दो प्लस के आए, फिर माइनस का आया। इसको ना रन्स बुलाते हैं। रन्स का मतलब क्या हुआ कि प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग बाय अ डिफरेंट साइन। मतलब बेसिकली अगर अब देखो ये पूरा प्लस प्लस प्लस, तो प्लस जितने भी हैं वो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग क्या है, प्लस की साइन चल रही है। लेकिन ये जो 2790 के सामने दिख रहा है तुमको, ये वाला, रुक जाओ एक मिनट, ये वाला दिख रहा है तुमको, ये वाला, तो इसके पहले क्या है, माइनस है। अब यहां पे 3360 जो है तुम्हारा, इसके पहले प्लस है, तो ये एक रन हो गया। आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट एक्चुअली। ओके, और ये पूरा निकाला। उसके बाद ये जो रन्स हैं, देखो यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस N1 11। ये जो प्लस प्लस की साइन है ना, इनको काउंट करना, तो ये 11 आएगा। ये टोटल डेटा 20 है और नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस 8 लिया है। ये जितने भी माइनस है उसको काउंट करोगे तो 8 आएगा। ओके, और नंबर ऑफ रन्स, ये जितने ब्रैकेट्स है ना, ये सारे नंबर ऑफ रन्स इनको बोलते हैं आर। ओके, अब यहां पे ये जो तुम्हारा जो डेटा है, इसका स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन करके हम निकालते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो म्यू, ये तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2n1 ओके इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 द होल प्लस 1, तो ये 10.26 आया। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला हुआ है। क्योंकि फॉर्मूला डिराइव तो कर नहीं रहा, इसलिए मैं फटाफट तुमको रिवाइज करा रही हूँ एक्चुअली। ओके, और ये 2.06 आ गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैंने तुमको 2 मिनट पहले बोला कि मैं तुमको ये बताऊंगी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर देखो डेटा 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का दिया हुआ था। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n1 प्लस n2 माइनस 1, 11 प्लस 8 19 माइनस 1 18। यानी कि 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो डेटा वहां सम के अंदर दिया हुआ है, वो दोनों डेटा इररेलेवेंट है। सिर्फ 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेटा ही तुमको काम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो जानबूझ के तुमको अलग अलग देंगे, लाइक 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लाइक 22 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समथिंग, बट तुमको उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे लिए वो इररेलेवेंट डेटा है। तुम्हारे लिए एक ही रेलिवेंट डेटा है, वो है 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वन विथ 5% टी वैल्यू एंड वन विथ 10% टी वैल्यू। ओके, तो एट 5% सिग्निफिकेंस, देखो उन्होंने टी की वैल्यू दे रखी थी 2.101, तो तुम निकालोगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, म्यू प्लस टी वैल्यू, ये जेड नहीं आएगा, टी वैल्यू इंटू सिग्मा, जेड का वैल्यू हो तो जेड का वैल्यू यूज कर लेंगे, लोअर लिमिट म्यू माइनस जेड इंटू सिग्मा, तो ये आया 14.58 एंड 5.93। गैस नंबर ऑफ रन्स जो हमारे हैं वो है 8। देखो यहां पे कैसे 8 आया, ये ब्रैकेट्स है ना तुम्हारा, ये वाला एक ब्रैकेट हुआ, ओके, ये वाला एक ब्रैकेट हुआ, फिर ये वाला दूसरा ब्रैकेट हुआ, राइट, फिर ये थर्ड ब्रैकेट हुआ, ये फोर्थ ब्रैकेट हुआ तुम्हारा, ओके, देन 5 6 7 एंड 8। आई होप अंडरस्टूड। सो तुम बोलोगे मैम ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अब मैं तुमको बता सकते एक्चुअली क्या कर रहे हैं। कोई भी जो चीज होती है, पता है, मतलब ये जो मेथड है ये अज्यूम करता है कि अगर कोई चीज रैंडमली बिहेव करती है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, अगर कोई भी चीज रैंडमली बिहेव करती है तो उसकी भी एक पैटर्न होता है। कोई चीज, अगर कोई भी डेटा, जैसे तुमने कई सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, तोल मोल के, बोल एंड ऑल दैट, तो ड्रम्स को रोटेट करते हैं, कसिनो की व्हील होती है, तो ये सब रैंडमनेस की मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटीज पे पूरा उसका स्टडी करी जाती है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये मार्केट रैंडम है, ओके, तो ये जो नंबर ऑफ रन्स है, नंबर ऑफ रन्स क्या है बेसिकली, द चेंजेस, मतलब प्लस 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 माइनस माइनस फिर प्लस प्लस, तो बेसिकली इनका ये बोलना है कि ये भी एक पैटर्न फॉलो करेगा। मार्केट रैंडम है लेकिन फिर भी एक पैटर्न फॉलो करेगा, और अगर हमारा जो रन्स है, जो 8 आया, जो चेंजेस आए, अगर ये लिमिट के अंदर है, कौन सी लिमिट, 5% सिग्निफिकेंस में 14.58 और 5.93 के अंदर अगर तुम्हारा रन्स है, ओके, तो बेसिकली मार्केट इज एफिशिएंट। तुम बोलोगे मैम इसको थोड़ा आप और एक्सप्लेन करो, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब ये हुआ कि हमारे जो रन्स हैं, वो जो ब्रैकेट है ना तुम्हारा, अगर वो 14.58 से ज्यादा है या 5.93 से कम है, या फिर
अगर वो 15 से ज़्यादा है या फिर अप्रॉक्सीमेटली 6 से कम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट तुम्हारा ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम नहीं कर रहा है और कोई मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमारे रन्स 15 से ज़्यादा है, जो कि नहीं है क्योंकि हमारा 8 है गाइस, तो इसका मतलब कोई मार्केट को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो 5.93 से कम है तो इसका मतलब मार्केट को किसी ने होल्ड कर रखा है और चेंज नहीं होने दे रहा है। आई थिंक आई हैव गिवन इन एक्सप्लेनेशन। बट बिकॉज आवर रन्स 8 लाइज बिटवीन 14.58 and 5.93, that means it is within the range and nobody has tried to manipulate the market and market is efficient। ये मतलब हुआ। तो उन्होंने दो लेवल पे टेस्ट करने को बोला है, 5% एंड 10%, दोनों पे 14.58 और 5.93 के बीच में 8 लाई करता है, 13.83 एंड 6.688 के बीच में 8 लाई करता है। दैट मीन्स द मार्केट इज efficient both at 5% and 10% and nobody has tried to manipulate the market। क्या लिखा है? लिखा है ना सेम चीज। आई होप इट वॉज ऑफ सम यूज टू यू। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ अगले ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में। ओके, मैंने सॉल्व नहीं किया स्क्रीन पे जानबूझ के, बिकॉज आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, एंड इट इज़ लाइक ईजी टू मैनेज ऑल्सो। ये क्या है वो सुनो, पहले कॉन्सेप्ट सुनो, उसके बाद तुमको सिर्फ वो फॉर्मूलाज रिग्रेशन का अप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हम दो पीरियड के डेटा को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे पास्ट डेटा को और प्रेजेंट डेटा को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस सम की बात करोगे तो मैं पढ़ के तुमको दिखाती हूँ और उसके बाद और समझाती हूँ। Mr. Malik feels that Indian stock markets recently has exhibited weak form of market efficiency. In order to test the validity of his impression, he collected some data relating to movement of Sensex for the last 20 trading days, which is as follows. You are required to test, मैं थोड़ा सा I will show you like this. You are required to test the weak form of efficient market hypothesis using the autocorrelation test taking a time lag of 10 days. तुमको सब में 20 डेज का डेटा दे रखा है। ये जो डेटा तुमको दे रखा है ना, ये वाला ओपन, हाई और लो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुमको सिर्फ क्लोजिंग डेटा से मतलब है, सेंसेक्स का क्लोजिंग डेटा। ओके, तो हम ना दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में 1 to 10 डेज का डेटा लेंगे, वो पास्ट हो गया, और एक 11 से 20 डेज का डेटा लेंगे सेंसेक्स का। तो दो पीरियड का डेटा हो गया। तुम बोलोगे मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 11th डे से लेके 20th डे के डेटा का 1 से लेके 10th डे के डेटा पे कोई डिपेंडेंसी या कोरिलेशन है क्या। ओके, तो बेसिकली व्हाट यू विल डू, यू विल कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। 1 to 10th डे का डेटा x होगा और 11 से 20th डे का डेटा तुम्हारा y होगा। उसके बाद तुम दोनों को रिग्रेस करके उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारा R, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R 0 या 0 के लगभग में, if it is near to 0, then you can say that the prices of the Sensex, from 11th to 20 day, or you can in short say that कि दो पीरियड का डेटा का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ। बेसिकली क्या होता है पता है, स्टॉक मार्केट में हम दो डिफरेंट पीरियड्स का डेटा को कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो तुम्हारे स्टॉक की प्राइसेस जो हैं अभी, लाइक 11th to 20th डे का जो जैसे इस सम के अंदर में दिया हुआ है, उसका पास्ट के जो प्राइसेस उसके थे उससे कुछ अपन कंक्लूड कर सकते हैं क्या, काइंड ऑफ कोई कोरिलेशन है क्या। तो अगर रिलेशनशिप है मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। ओके, मार्केट को एफिशिएंट होने के लिए उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। मतलब एक ही एसेट का दो डिफरेंट पीरियड के प्राइसेस को रिलेट करके चेक करना। आई थिंक इट इज वेरी वेरी लाइक सिंपल टू अंडरस्टैंड, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे सेंसेक्स का डेटा दे रखा है तुमको और ये देखो यहाँ पे सोल्यूशन है। तो यू कैन सी दैट कि ये पीरियड 1 दिया हुआ है यहाँ पे 1 to 10 डेज का सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइसेस है और चेंज निकाला हुआ है। तो अगर 10 दिन का डेटा है तो चेंज कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे, राइट। पीरियड 2 का डेटा 11 से 20th डेज का फिर सेंसेक्स क्लोजिंग है और वो भी चेंज निकाला हुआ है। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये वाला, ये तुम्हारा x हो गया और ये तुम्हारा y हो गया।
इसको यूज करके तुम रिग्रेस करोगे, ओके, रिग्रेशन करोगे और रिग्रेस करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे। गाइस इसलिए मैंने शुरू में बोला तुमको कि एग्जाम में अगर पेपर में आया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज देखो तुम, और जनवरी 21 में एक्चुअली ये सम इसी तरह का 20 डेज का आया, करने में अच्छा खासा टाइम जाएगा, बिकॉज तुमको चेंज निकालना पड़ेगा और फिर पूरा रिग्रेशन की कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी। तो दिस इज द होल कैलकुलेशन। दिस शीट विल बी शेयर्ड बाय मी ऑन द ड्राइव। इसमें तुमको पता है रिग्रेशन कैसे करते हैं, नॉट दैट कि तुमको नहीं पता है गाइस, तो यू कैन सॉल्व एंड कंप्यूट हियर। एंड जो आंसर आया है वो आया है 0.405। तो 0.405 मतलब कहने का क्या होगा, अगर आर तुम्हारा +1 आता मतलब 2 पीरियड का डेटा परफेक्टली कोरिलेटेड है, अगर -1 आता तो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो ये क्या आ रहा है बीच में, तुमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होता है ना, रेंज में रहता है +1 एंड -1, तो ये +1 और -1 के बीच में 0.405 करेक्ट है। मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते, अगर इंडिपेंडेंट होता तो 0 के पास आंसर आना चाहिए था, 0 के पास तो आंसर नहीं आया। 0.405 का मतलब हुआ द 2 पीरियड डेटा, मार्केट का 2 पीरियड डेटा आर मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स मार्केट डज नॉट एग्जिबिट एफिशिएंसी, मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। अगर मार्केट एफिशिएंट होता तो ये आंसर तुम्हारा 0.405 नहीं आता, 0.0 समथिंग आता, मतलब मार्केट एफिशिएंट है। तो तुमको ये निकालना है। मैंने तुमको शुरू में ही बोला कि इसमें ना ये जो चारों टेस्ट हैं ये करना आना चाहिए पेपर के अंदर में, चारों के चारों स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे अपने, ऐसा हो गया। उसी तरह से ये आ रहा है रेसिडुअल एनालिसिस, ये भी बहुत इजी है, मतलब मोर और लेस ऑल द 4 आर वेरी वेरी इजी, अनलेस एंड अनटिल हम फार्मूला के मीनिंग एंड ऑल के अंदर में जाएं, और वो भी तुमको आता है बेसिकली। रिग्रेशन क्या होता है तुमको पता है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है ये भी तुमको पता है बहुत अच्छे से, तुमने पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा, ओके। तो ये पूरा एप्लीकेशन है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डोंट हैव टू वरी एट ऑल। क्या है पहले रेसिडुअल एनालिसिस, पहले वो समझते हैं, उसके बाद में तुमको ये सम डिस्कस करती हूँ, ओके। रेसिडुअल एनालिसिस के अंदर में गाइस पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होता है, y = a + bx, या फिर ऐसे बोलो RE = अल्फा + बीटा x। मैं तुमको लिख के दिखाती हूँ, मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा है पहले से। देखो ये तुम्हारी CL का डायग्राम है। कैसे निकालते हैं CL का, जो इक्वेशन क्या होता है, RE = अल्फा + बीटा x। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो CL की इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है ये पता नहीं है। CL इज गिवन बाय, देखो मैं दिखा रही हूँ, गिव मी अ मिनट, गिवन बाय, ओके। क्या है ये, इसका मीनिंग क्या होता है, वी अज्यूम दैट, ये शार्प का मॉडल है, राइट, आई एम श्योर सबको पता है। इस इक्वेशन का मतलब होता है दैट द स्टॉक रिटर्न RE, स्टॉक रिटर्न RE जो तुम्हारा y एक्सिस है तुम्हारा, बेसिकली यहाँ पे तुम y एक्सिस भी लिख सकते हो, ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन only one factor and that is market, okay. The origin of the line is alpha and the slope of the line is beta x। कहने का मतलब, इसको अगर शॉर्ट में, अगर मैं बहुत शॉर्ट में इंटरप्रेट करना चाहूँ तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट एक स्टॉक के रिटर्न का 2 पार्ट है, क्या क्या, अल्फा और बीटा एक्स। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों की मीनिंग ये है कि अगर कोई स्टॉक समझो कि 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दे रहा है, अज्यूम करो, ओके, और बीटा एक्स मतलब क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट के मूवमेंट के साथ वो भी मूव करता है, तो अज्यूम करो कि 10% रिटर्न इज बिकॉज ऑफ द मार्केट अफेक्ट, मतलब क्योंकि मार्केट से वो अफेक्टेड है। बीटा इज व्हाट, रिलेशनशिप ऑफ द स्टॉक विथ मार्केट, मतलब मार्केट अगर बीटा पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर गया तो अपन भी ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो अपन भी नीचे जा रहे हैं। सो बेसिकली बीटा एक्स इज दैट कॉम्पोनेंट ऑफ RE और CL which a stock is yielding because of being in the market, because of being affected by the market। और अल्फा क्या होता है, that component of the return of the stock which is not because of the market। I hope you are getting the point। उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा को एक्सेस भी बोलते हैं। एक्सेस क्यों, RE - बीटा एक्स करोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वो कंपोनेंट है रिटर्न का, या कितना कंपोनेंट है रिटर्न का जो मार्केट की वजह से नहीं आ रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है,
ओके, तो दिस इज सीएल बेसिकली गाइस। आई एम श्योर तुमको पता होगा कि कैपिटल एलोकेशन लाइन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन सीएमएल एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जो जितने भी तुम्हारे जो डिराइवेशन थे या तुम्हारे जो भी थियोरीज थी तुम्हारे पोर्टफोलियो के अंदर में, दे बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम द लेमैन परस्पेक्टिव। एंड इसलिए विलियम शार्प ने ये शार्प इंडेक्स मॉडल, इसको शार्प इंडेक्स मॉडल भी बोलते हैं, विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सेइंग दैट एक स्टॉक का रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट। अब समझो कोई रिलायंस का स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में होने की वजह से कभी वो पॉजिटिव रिटर्न देता है, कभी वो नेगेटिव रिटर्न देता है, इसका ये मतलब नहीं उसका बिजनेस डेली बेसिस पर अफेक्ट हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये सीएल की इक्वेशन दे रखी है। तो ये जो अल्फा और बीटा है, आई एम श्योर तुम सबको पता होगा कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हो तुम। बीटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, cov xy वेयर x इज मार्केट एंड y इज स्टॉक डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये ऐसे करते हो। ओके, और अल्फा कैसे कंप्यूट करते हो, अल्फा इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा x बार। कहने का क्या मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न एक स्टॉक तुमको कमा के देता रहा, विच वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो एवरेज ऑफ स्टॉक रिटर्न जो होगा उसको बीटा मल्टीप्लाइड विद द एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट से तुम सब्सट्रैक्ट करोगे। तो मैं इसके अंदर एक्चुअली जाना नहीं चाह रही, बिकॉज ये पोर्टफोलियो का पार्ट है, हमें कुछ और डिस्कस करना है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारा एग्जाम अगर सामने में है तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है, उसमें अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज ये लेक्चर फिर तुम्हारा एडवांस लेवल पे चला गया, राइट ना। अगर वो बातें नहीं पता होगी तो ये लेक्चर देख के भी कोई फायदा नहीं है। और मैं अच्छे से बोल रही हूँ, हाँ। तो बेसिकली तुम जो आरई कंप्यूट करोगे, ये जो आरई निकलेगा ना, ये वाला पार्ट शांति से सुनना, बिकॉज ये जो दोनों आ रहे हैं, रेसिडुअल एनालिसिस और इवेंट स्टडीज, दोनों में सीएल का इफेक्ट आएगा। तो थोड़ा समझ के ही आगे बढ़े तो बेटर रहेगा। ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, राइट, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन में तुम बीटा को स्टॉक का जो रिटर्न है, मान लो कि तुम 10 साल के स्टॉक का रिटर्न और 10 साल के मार्केट का रिटर्न, सपोज 10 साल के रिलायंस का रिटर्न एंड 10 साल का सेंसेक्स का रिटर्न लेते हो और उसको तुम रिग्रेस करते हो और तुम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, cov xy मतलब मूवमेंट ऑफ स्टॉक विथ मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट। तो तुम ये रिग्रेस करके बिहेवियर चेक कर रहे हो, राइट। जो दोनों तुम्हारा डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमको दिया हुआ है स्टॉक के रिटर्न का, मतलब एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो 10 साल पीछे का रिलायंस का रिटर्न और 10 साल पीछे का मार्केट का रिटर्न, उन दोनों को रिग्रेस करके तुम ये देखते हो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रही है, करेक्ट। तो मान लो कि रिलेशनशिप 1.5 का आया, मतलब जब भी मार्केट 1% से चेंज हुआ तुम्हारा स्टॉक 1.5% से सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ, राइट। और फिर तुम ऑन द बेसिस ऑफ सपोज करो कि 10 साल का एवरेज रिलायंस का रिटर्न 15% आया, सुनना शांति से, ओके। 10 साल का एवरेज रिलायंस का रिटर्न 15% आया और 10 साल का एवरेज मार्केट का रिटर्न 10% आया पर एनम, ओके। तो उस हिसाब से अगर देखोगे ना, तो जैसे ही तुम 10, ये वाला पार्ट है ना तुम्हारा, पता नहीं मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ बता दूं, ये वाला पार्ट है, ये 10 हो गया और ये वाला पार्ट कितना हो गया, 15 हो गया। तो जब तुम ये 1.5 जो तुमने कैलकुलेट किया, मैंने अभी तुरंत तुमको बोला, तो 10 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो अल्फा क्या निकलेगा तुम्हारा, 0 निकलेगा, ऑब्वियसली ना। मतलब इसका ये हुआ कि रिलायंस के स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर्स में जो भी रिटर्न दिया है, that is only because of being in the market, नॉन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स से उसको रिटर्न आया नहीं है। आई होप तुमको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट। तो बेसिकली हिस्टोरिकल बिहेवियर देके तुमने रिलेशनशिप निकाल ली और ये इक्वेशन है आर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, करेक्ट है। नाउ अगर इक्वेशन निकाल ली, मतलब तुमने बिहेवियर अगर निकाल ली, तो अब जब भी तुमको ये मालूम करना रहेगा आगे फ्यूचर में, जब भी ये मालूम करना रहेगा कि अच्छा रिलायंस का स्टॉक कितना रिटर्न देना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, अल्फा में 0 सेट करोगे और बीटा में 1.5 और जो मार्केट ने रिटर्न दिया होगा वहां सब्सटीट्यूट करोगे, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि रिलायंस को कितना रिटर्न, उसकी रिलेशनशिप मार्केट के साथ देखते हुए कितना रिटर्न देना चाहिए। अल्फा तो वैसे भी 0 आया है, अगर 0 नहीं भी आता तो वो एक कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज लास्ट 5 सालों में एक्सेस रिटर्न या नॉन मार्केट रिलेटेड रिटर्न उतना ही रहा है, राइट। तो उसी हिसाब से तुम
प्रिडिक्शन कर रहे हो, राइट। तो ये रिलेशनशिप तुमने लास्ट 10 साल के दोनों के साथ के बिहेवियर को देख के तुमने निकाल लिया। तो ये जो लाइन है ना तुम्हारी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, राइट, ये सीएल की लाइन है। तो इसमें जब भी तुम अलग अलग रिलेशनशिप तो निकल गई ना, 0 प्लस क्या रिलेशनशिप निकली, अल्फा का डेटा क्या आया 0 और बीटा का क्या आया 1.5। तो इक्वेशन तुम्हारी बन गई RE इज इक्वल टू 0 प्लस 1.5x, राइट। तो जो लास्ट तुम्हारे जो 10 साल का डेटा है, करेक्ट, सुनना ध्यान से, लास्ट जो 10 साल का डेटा है उसमें तुम क्या करोगे कि जो हर साल का मार्केट का रिटर्न है, तुमने पहले तो रिलेशनशिप निकाल ली कैसे भी करके, ओके, और उसके बाद वो जो 10 साल का डेटा है तुम्हारे पास में, सपोज 10 साल का नहीं है, कोई भी 5 साल का सपोज डेटा है तुम्हारे पास में डेटा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट कैलकुलेटेड बिहेवियर, पास्ट कैलकुलेटेड बिहेवियर मतलब क्या, ये सीएल की जो इक्वेशन है तुम्हारी, उसमें तुम घड़ी घड़ी ये लगा के देख रहे हो कि स्टॉक को सीएल के बेसिस पे क्या देना चाहिए, मतलब जो हमने पास्ट में रिलेशनशिप ड्रॉ करी थी इन दोनों के बीच में, उस हिसाब से स्टॉक का जो रिलेशनशिप 1.5 का मार्केट के साथ चल रहा है, इसको क्या देना चाहिए। तो जो आरई निकला ये वाला सीएल का फॉर्म इक्वेशन यूज करके, तुमको ये इक्वेशन मेरे हिसाब से कंप्यूट करने को नहीं बोलेंगे, वो इक्वेशन तुमको कैलकुलेट करके देंगे वहां पे, बिकॉज उनको कुछ और तुमसे कैलकुलेट कराना है, ठीक है। और स्टॉक ने सच में क्या रिटर्न दिया, तुमको उस बात समझ में आ रही है, उसको क्या देना चाहिए सीएल के बेसिस पे, और उसने सच में क्या दिया। तो वो जो सच में दिया वो हो गया एक्चुअल रिटर्न, और जो सीएल के बेसिस पे देना चाहिए वो हो गया शुड बी रिटर्न। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, तुमको सीएल की इक्वेशन देंगे, सुनना ध्यान से क्या देंगे, वो सीएल की तुमको इक्वेशन देंगे, मतलब अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके तुमको एक इक्वेशन देंगे, ओके। उसके बाद स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न देंगे, ओके, और मार्केट का भी एक्चुअल रिटर्न देंगे। तो तुम क्या करोगे, एक्स की वैल्यू हर साल जो इक्वेशन दी उसमें एक्स का डेटा तुम सब्सटीट्यूट करोगे, अभी दिखाऊंगी तुमको, 2 मिनट दो ना, सब्सटीट्यूट करोगे और सीएल के हिसाब से शुड बी रिटर्न निकालोगे और उसको एक्चुअल रिटर्न ऑफ द स्टॉक के साथ में कंपेयर करोगे। आई होप तुमको ये आता है या समझ में तुमको मेरी बात आ रही है। तो एक्चुअल रिटर्न माइनस शुड बी रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल रिटर्न। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो रेसिडुअल एनालिसिस ये बोलता है कि जो तुम्हारा ये इसके हिसाब से जो आंसर आएगा, जो भी साल का उन्होंने डेटा दिया होगा, 5 साल का एक्चुअल रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड स्टॉक दिया होगा, तो वो यूज करके जो तुम ये आरई अप्लाई करोगे तो वो सीएल के हिसाब से आएगा। मतलब तुम्हारा जो आंसर है ना आरई का, वो इस लाइन पे फॉल करेगा, करेक्ट है। और जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, यानी कि इस लाइन के कुछ ऊपर होंगे और कुछ नीचे होंगे। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। मान लो कि आरई तुम्हारा सीएल के हिसाब से आरई तुम्हारा 15 होना चाहिए और तुम्हारे स्टॉक ने 17 रिटर्न दिया, तो क्या होगा, इस लाइन के ऊपर प्लॉट हो जाओगे तुम, राइट। और अगर सीएल के हिसाब से 15 रिटर्न देना चाहिए और तुम्हारे स्टॉक ने सच में 13 ही रिटर्न दिया, 13 रिटर्न दिया, तो तुम आरई के नीचे प्लॉट हो जाओगे। अब सुनना ध्यान से आगे की स्टोरी। ये जो कैलकुलेशन है रेसिडुअल एनालिसिस का, तो तुमने जो एबनॉर्मल रिटर्न निकाला ना, एक्चुअल माइनस शुड बी, एक्चुअल माइनस शुड बी, एक्चुअल माइनस शुड बी, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिटर्न, ओके। मतलब वो एरर्स हो गए बेसिकली। एरर्स मतलब कुछ रिटर्न ऊपर कुछ रिटर्न नीचे। तो ये थियोरी ये बोलती है कि लॉन्ग टर्म में, ओके, लॉन्ग टर्म में इफ मार्केट इज एफिशिएंट एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस। मतलब all the abnormal returns, मतलब कोई प्लस कोई माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, they should even out with each other and the total of that should be 0। अगर वो 0 या 0 के पास है तो मतलब रेसिडुअल क्या हो गया, रेसिडुअल रिटर्न क्या हो गया, एवरेज रेसिडुअल का 0 होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं सीएल पे रहने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे रहना। तो तुम कभी इक्विलिब्रियम से ऊपर गए, कभी तुम इक्विलिब्रियम से नीचे आए, तो सब मिला करके वो जो प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर के एबनॉर्मल रिटर्न का टोटल या रेसिडुअल रिटर्न का टोटल 0 होना चाहिए। अगर वो 0 या 0 के पास में है मतलब तुम्हारा मार्केट एफिशिएंट है। देखो ये जो मैं समझा रही हूं ना, अगर तुम ये समझ गए तो इवेंट स्टडीज में भी काम आ जाएगा, बिकॉज सेम लॉजिक, बस खाली एप्लीकेशन अलग है, बट कैलकुलेशन यही वाली चलेगी दोनों में, रेसिडुअल में और इवेंट स्टडीज में भी, ओके। और अगर नहीं है इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। बस इतना ही तुमको समझना है। मैं आगे वापस से क्वेश्चन में जा रही हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम टू मच। Mr. Sumit Gulati is a young analyst who is encouraged by the performance of Dr. Reddy's lab in the
year ended March 2002. On close examination, he finds that the announcement regarding sale of molecule DRF, that's all extra stories actually, to Novartis took place on 31/2001, and there was a renewed interest in the scrip as the company received $55 million as a milestone payment. Okay. The company would further receive the royalties from the sale if and when the product comes to the market. We are not too much kind of interested in this story at all. We are more interested in the sum actually. To check the market efficiency in semi-strong form in the above case, Mr. Gulati collected following relevant information. देखो, DRL का तुमको क्लोजिंग प्राइस दे रखा है और क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेंसेक्स भी दे रखा है, ठीक है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट है। तुमको गाइस क्या करना पड़ेगा पता है, रिटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों डेटा को, वो तुमको आता है ऑलरेडी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर DRL का करना हो तो कैसे करोगे, 1332.8 माइनस ये है ना तुम्हारा, ये वाला 1332.8 माइनस 1299.9 द होल डिवाइड बाई 1299.9 इंटू 100 करोगे तो रिटर्न्स आ जाएंगे। उसी तरह से तुम क्लोजिंग प्राइसेस का भी कर लोगे, राइट है। तो दोनों का रिटर्न आ गया, और कितने रिटर्न आएंगे, 10 डेटा सेट दिया हुआ है तो 99 रिटर्न्स ईच आएंगे, करेक्ट। फर्दर यूजिंग द डेटा फॉर 3 previous years द कैरेक्टरिस्टिक लाइन अराइव्ड बाय मिस्टर गुलाटी इस, क्या लिखा देखो यहाँ पे, इन्होंने इस डेटा के पीछे का 3 साल का डेटा, मतलब इनका हिस्टोरिकल रिलेशनशिप किसका, DRL का, डॉक्टर रेड्डीज लैब और सेंसेक्स का, इस डेटा के भी पीछे का डेटा हिस्टोरिकल बिहेवियर को चेक करके ये उन्होंने CL की इक्वेशन डिराइव करी है। 3.92 क्या है तुम्हारा अल्फा हो गया और 0.51 तुम्हारा बीटा हो गया। दिया ना रिलेशनशिप, मैंने अभी तुरंत तुमसे बात करी। अब तुम क्या करोगे कि पहले सेंसेक्स के पूरे डेटा को तुम रिटर्न में कन्वर्ट करोगे, 9 रिटर्न्स आ जाएंगे तुम्हारे पास में, उसको तुम बुलाओगे X, और डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो डेटा उसको रिटर्न्स में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्टॉक का एक्चुअल RE। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये वाली जो इक्वेशन है उसमें ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं कवर तुमको करके दिखाती हूँ हाईलाइट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मार्केट RM लिखा हुआ है ना, उसमें जो रिटर्न एक एक करके सब्सटीट्यूट करके तुम शुड बी रिटर्न एज पर CL निकालोगे, और उसको जो एक्चुअल डेटा क्लोजिंग प्राइस करके जो तुमने निकाला है उससे कंपेयर करके एबनॉर्मल या रेसिडुअल रिटर्न तुम निकालोगे। देखो आगे बढ़ जाती हूँ मैं, तुमको पूरा डेटा मैं तुमको दिखाती हूँ, तुम चाहो तो ये कैलकुलेशन देखो करके दिखाती हूँ, एक करके दिखाऊँ तुमको। यहाँ पे देखना, 1332.8 माइनस 1299.9 डिवाइड बाई 1299.9 इंटू 100 विल गिव यू 2.53। आया तुम्हारा 2.53, देखो 2.53 है ना, दिख रहा है, ये 2.53 तो है। I am using a yellow pen and it shows like blue, I don't know why. Similarly, actual return on Reddy's Lab है ना यहाँ पे, and return on Sensex, वो जो ऊपर का closing price है। अब expected return on Reddy's stock using characteristic line, मैं एक करके दिखाती हूँ तुमको 2.98 कैसे आया। देखो यहाँ पे देखो, सो पहला मार्केट का रिटर्न क्या है दिख रहा है, -1.84, करेक्ट, -1.84 इंटू 0.51 एंड प्लस 3.92 करूंगी ना तो देखो आंसर आ गया 2.98 गाइस, आया ना, ये आया ना 2.98, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो CL को यूज करके। अब क्या किया है, एक्चुअल माइनस शुड बी से तुमने डिफरेंस निकाला है, करते हैं ना, 2.53 माइनस 2.98 करोगे तो आता है -0.45, आया। एक बताओगे तो सारा ही आ जाएगा ना, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये तुम्हारा आ गया, और इनका जो टोटल किया देखो एबनॉर्मल रिटर्न आया ना, तो एबनॉर्मल रिटर्न कितना आया तुम्हारा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया एक्चुअली, -22.81%। मैं क्या बोल रही थी तुमको, अगर मार्केट एफिशिएंट है प्रॉपरली तो मार्केट, देखो ये ना एक बहुत बड़ी समझने की चीज होती है कि आज नहीं तो देर सवेर कोई भी आदमी एबनॉर्मल रिटर्न नहीं कमा पाएगा अगर मार्केट एफिशिएंट है तो बेसिकली कभी तुम ज्यादा कमाए कभी तुम कम कमाए, अल्टीमेटली तुमने उतना ही कमाया जितना तुमको कमाना चाहिए था, राइट। उस केस में रेसिडुअल रिटर्न का टोटल 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होके -22.81 है।
ये प्लस 22.81 भी हो सकता था। मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ जीरो के पास नहीं है, इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। दिस इज रेसिडुअल एनालिसिस का प्रॉपर सम। आई होप ये पार्ट तुमको समझ में अच्छे से आ गया, और अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इवेंट स्टडीज, और उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ये क्या है ये सुनो। बेसिकली इवेंट स्टडीज में जैसे बाकी 3 में छोटा छोटा बताइए ना तुमको, और आगे बढ़ गए हम लोग, 4 सम कवर कर पा रहे हैं। ओके, इसमें क्या है कि कोई इवेंट, ये लोग क्या बोलते हैं कि कोई इवेंट के होने के पहले, मतलब कोई मान लो कि इवेंट मतलब क्या, जैसे कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट आने वाला है, बोनस का आने वाला है, राइट्स का आने वाला है। अगर देखोगे ना, अगर तुमको पता है इन रियल टर्म्स फाइनेंस में these events like whether a dividend distribution or a bonus or a rights, ये टोटल मार्केट कैप में वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन इन इवेंट्स की वजह से मार्केट में एक्सपेक्टेशंस जरूर चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है तो तुमको उस कंपनी का स्टॉक खरीदने की मन करेगा तुम्हारा, बिकॉज दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग वेल एंड यू फील गुड अबाउट इट। इफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस, दैट मीन्स कंपनी अच्छा कर रही है एंड यू फील गुड अबाउट इट। लेकिन बोनस की वजह से वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर डज नॉट स्टैंड अफेक्टेड एट ऑल। तो इवेंट स्टडीज में ये लोगों ने क्या करते हैं कि मान लो एक स्टॉक है या 2 स्टॉक या 3 स्टॉक है, जो भी, इसमें 3 स्टॉक का सम लिया मैंने, तो उस इवेंट के पहले, ओके, अब तुमको ये समझ रहा है ना कि एबनॉर्मल रिटर्न क्या होता है, तुमने निकाला अभी एबनॉर्मल रिटर्न कैसे होता है। तो सपोज करो कि ये सम पढ़ती हूं मैं, उस इवेंट के पहले और उस इवेंट के बाद में, समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, उस इवेंट के पहले और उस इवेंट के बाद का हम एबनॉर्मल रिटर्न निकालेंगे, ओके, और उसका फिर टोटल करेंगे हम। अगर वो 0 के हुआ या 0 के आसपास हुआ, मतलब मार्केट एफिशिएंट है, और अगर वो 0 के पास पॉजिटिव या नेगेटिव मैटर नहीं करता, नहीं है, मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली इवेंट स्टडीज और रेसिडुअल एनालिसिस लग रहा है। पूछेंगे तुम बिल्कुल इजीली कर जाओगे सम, मुझे लगता नहीं, कुछ है ही नहीं, तुमको सारी चीजें पता है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करना है। करेक्ट, सम पढ़ती हूँ। A market analyst is keen on testing whether Indian markets are exhibiting semi-strong form of efficiency. For the purpose, he selected 3 companies, Arun Motors, Bimal Infotech and Saline Airlines, which declared higher dividends on March 15, 2006. He estimated the characteristic line to study the relationship between the returns on these 3 companies and the return on the market index for a period of 5 years on a monthly basis. ये दिया हुआ है तुमको, और तीनों की सीएल अपने को, 3 स्टॉक के बारे में बात हो रही है, और तीनों का सीएल तुमको कैलकुलेट करके दिया हुआ। मैंने तुमको बोला उतना, मतलब यहां पे पूछना उनको कुछ और है ना, तो ये कैलकुलेट करके देंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिटर्न्स, देखो यहां पे दिया है डिक्लेयर्ड हायर डिविडेंड। ये वाली लाइन तुम्हारे लिए मैटर करेगी। अगर तुमको दिक्कत हो रही है देखने में तो मैं नहीं करूंगी। ये वाली लाइन, आई थिंक दिस इज बेटर। दैट मीन्स 0 डेट किसको बोलोगे पता है? 15 मार्च 2006 को, ये ध्यान रखना खाली, 0 डेट। तो 0 डेट से पहले और 0 डेट के बाद, वो डिपेंड करेगा डेटा देके कितना महीने पहले और कितने महीने बाद का डेटा दिया है। ओके, और सीएल का तुमको इक्वेशन निकाल के दिया है। The following table shows the returns on the stock of the 3 companies and the market return for the period of 3 months before and 3 months after the declaration of the dividend. मैं तुमको एक का बताऊंगी ना, तुम सबका समझ जाओगे। अब देखो, ये ए, बी और सी 3 कंपनी का है। पहले मैं एक का डिस्कस करती हूँ, और ये डेटा ऑलरेडी रिटर्न में कन्वर्टेड है, अनलाइक जो पीछे तुमने सम्स किए उसमें कन्वर्टेड नहीं था। क्या करना होगा वो देखो तुम यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इवेंट स्टडीज का दिया हुआ है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल रिटर्न निकालेंगे। देखो तो दिखा तुमको, किसका? अरुण मोटर्स का। अरुण मोटर्स का ये एक्चुअल रिटर्न का डेटा है, दिख रहा है तुमको? देखो 12.14 है ना सबसे पहला डेटा, यहाँ पे 12.14 है। मार्केट का रिटर्न का डेटा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 11.45 दिया हुआ है ना, ये वाला, यहाँ भी वो ले लिया। सेम तरीके से जैसे तुमने रेसिडुअल में किया ना, सेम। और तुम वो जो इक्वेशन अरुण के लिए दे रखी थी, यहाँ पे दिया 1.4 अल्फा है ये, प्लस 0.75 बीटा, और मार्केट का डेटा ये जो दिया हुआ है 11.45, ये यूज करके तुमने शुड बी रिटर्न एज पर सीएल निकाल लिया, और यहाँ पे एबनॉर्मल रिटर्न। लेकिन तुमने ये पीरियड देखा, ये जो डेट है ना गाइस, ये वाली डेट है। देखो कितना डेट दिख रहा है तुमको, 1 2 3 4
5 6 7 7 जानबूझ के देगा ना, बिकॉज ये वाला है, ये तुम्हारी जीरो डेट है, ये तुम्हारा जीरो डेट है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, एक महीना पहले फेब 15 2006 क्या हो गया -1, जैन 15 2006 क्या हुआ -2, मतलब जीरो से एक महीना पीछे, 2 महीना पीछे और 3 महीना पीछे। सिमिलरली ये जो आगे का 3 डेटा है ये +1 +2 +3, दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू। सी इन्होंने अरेंज किया है ना। तो बेसिकली दिस इज व्हाट -1 -2 -3, ये +1 ये +2 और ये +3। समझ में आया ये बात? ये तुमको एबनॉर्मल रिटर्न तुमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से तुम बाकी जो दोनों स्टॉक हैं उसका भी तुम कैलकुलेट करोगे सेम तरीके से, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, ओके। और उसके बाद क्या करना है तुमको, तुम एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे। कैसे एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? एबनॉर्मल रिटर्न देखो, ये वाला उठाना 2.1525 उठाओगे, उसके बाद ये वाला उठाओगे, ओके, और उसके बाद तुम ये वाला उठाओगे। देखो तो मैच करता है क्या डेटा? देखो है ना, 2.125 प्लस -3.115 प्लस -4.9 1/3 एवरेज किया, कुछ नहीं किया है। क्या लिखा है? एवरेज रिटर्न -3, यानी तीनों स्टॉक का जीरो डेट से 3 महीने पीछे का एवरेज रिटर्न ये आया। उसी तरह से सेकेंड मंथ यानी कि -2 का एवरेज रिटर्न, यानी कि तीनों कंपनीज का जीरो डेट से 2 महीने पहले का रिटर्न उठाओ, टोटल करो, एवरेज करो, और ये तुम्हारा आता चला जाएगा। फिर उसके बाद जीरो डेट का निकालो और फिर +1 +2 और +3 का एवरेज निकालो, और फिर ये जो तुम्हारा आया है ना, ये वाला देखो, ये जो मैंने जो टिक मार्क किया है उन सबको तुम टोटल करोगे। टोटल करोगे तो ये लोग बोलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये जीरो आना चाहिए। क्या लिखा है? एज अ वैल्यू ऑफ CAR is not close to 0, we conclude the market is not efficient in the semi-strong form. Okay, so basically the abnormal return, kind of, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो तुम कभी ज्यादा कमाओगे, कभी कम कमाओगे। सब मिलाकर के बात ये हुई कि तुम इवेंचुअली तुम उतना ही कमाओगे जितना तुमको इक्विलिब्रियम लेवल पे कमाना चाहिए, अगर मार्केट परफेक्ट है तो। लेकिन अगर मार्केट परफेक्ट नहीं है तो या तो तुम नेगेटिव में चले जाओगे या तुम पॉजिटिव में चले जाओगे। मीनिंग यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जाने का कि नहीं खराब हो गया अच्छा हो गया, नहीं, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। सो ऑन एन एवरेज बेसिकली वी कैन से दैट द एवरेज रिटर्न जो था तुम्हारा उस जीरो डेट से पहले का सारा एवरेज, 3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, 1 महीने पहले का, उस दिन का एवरेज, फिर उसके बाद 1 महीने, वो सारा टोटल करके एवरेज निकाला हमने तो जीरो आना चाहिए था। जीरो नहीं आया, मतलब द मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। ये तुम्हारे इवेंट स्टडीज का हो गया। एक बार लिख के अगर प्रैक्टिस होगी, पूरा अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा लिख के करो, मतलब पूरा का पूरा सम अगर नहीं कॉपी करना चाहते तो एटलीस्ट थोड़ा सा करो गाइस, उससे तुमको बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं लिखोगे ना तो क्या होगा, ब्रेन में तुम याद तो रख पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जा करके कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं अगर हम नहीं लिखते हैं तो। Don't, if you do not have time, don't write the whole thing, but at least scribble it out on your notebook, okay? So I have tried my level best to give you an idea about 4 methods, runs test, autocorrelation test, residual analysis and event studies to test efficient market hypothesis, both in the weak form and the semi-strong form. I hope you would like the lecture and this will be of use to you in the upcoming exams. Thank you so much.